देखिए, दावे भी इसी हिसाब से किए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से। नाना पटोले भी इसी तरीके का दावा कर रहे हैं। पहले एक बार सबके नंबर मैं नोट कर लेती हूं, उसके बाद रीजन वाइज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। सुधीर सूर्यवंशी भी हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही साथ अभिलाष जी भी हैं, वेंकटेश जी भी हमारे साथ हैं। वेंकटेश जी, अगर महाराष्ट्र की सियासत को पढ़ा जाए और इस चुनाव को देखा जाए, मैं सुनील जी की भाषा में कहूं कि बड़ा ही दिलचस्प ये चुनाव रहा, बड़ा ही अनोखा ये चुनाव रहा। क्या नंबर देख पा रहे हैं आप महायुति के खाते में और महाविकास अघाड़ी के खाते में? अभी जो आपने कहा इसके पहले कि महाराष्ट्र का हर रीजन एक स्टेट बन गया है, एक रीजन के इश्यू दूसरे रीजन में नहीं जाते। जैसा है कि महायुति जो है सरकार रूलिंग फ्रंट, उन्होंने लाडली बहना से शुरू कर दिया, वेलफेयर प्रोग्राम शुरू कर दिए और धीरे धीरे कटेंगे तो पटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, और फिर वो ऐसा शुरू हुआ। आर्टिकल 370 हिम्मत है तो आर्टिकल 370 रिवाइव करके दिखाइए वगैरह, इस तरीके से कैंपेन चला गया। महाराष्ट्र में एक तरफ मराठा वर्सेस ओबीसी है, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि दो फ्रंट है जिसके अंदर तीन पार्टी है। उसके अंदर एक शिवसेना है, एनसीपी है, दोनों फ्रंट में कांग्रेस और बीजेपी है। उसके बाद में प्रकाश अंबेडकर के वंचित है, फिर राज ठाकरे के मनसे है, फिर बड़े पैमाने पे इंडिपेंडेंट खड़े किए गए या खड़े हुए हैं। इसके बाद में वोटों का बंटवारा कैसा हुआ ये पता नहीं चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में ना कोई इस चुनाव में ना कोई हीरो है ना कोई विलन है, कोई वेव नहीं है। ये चुनाव मेरे हिसाब से, मेरे नजर से ये मैनेजमेंट का चुनाव है। जो अच्छा प्रबंधन करेगा वो चुनाव जीत सकता है। जहां तक आंकड़े की बात है तो चुनाव का पूरा वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने दो, उसके बाद में फिर पता चलेगा कि किसके फेवर में कैसा ये चुनाव ने वोट लिया है। लेकिन महाराष्ट्र में पैसा भी बटा है, महाराष्ट्र में मारपीट भी चल रही है। करना चाहेंगे सर आप, ताकि मैं नोट कर लूं कि कोई आंकड़ा आप लग रहा है कि महायुति यहां तक पहुंच सकती है या महाविकास अघाड़ी यहां तक पहुंच सकती है? नहीं, ऐसा है कि कहने के लिए आंकड़े है, लेकिन वो आंकड़े सच इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारे साथ में कोई परिणाम नहीं है, ट्रेंड भी नहीं है। तो कहने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि जैसा कि अजित पवार ने कहा कि 170 प्लस पे हम जाएंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है। उसके बाद में महाविकास अघाड़ी ने कहा कि 160 पे हम जाएंगे। अब ये 160 का उनका जो तर्क है कि विदर्भ में 62 सीट्स है, उसके अंदर कांग्रेस को 30 या 35 या 40 तक जाएगी, क्योंकि वहां इश्यू जो है वहां है सोयाबीन और कपास का, उनको प्राइस नहीं मिला है। आपने सर विदर्भ की बात कर ही दी है तो विदर्भ की चर्चा विस्तार से कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले नाना पटोले साहब जो विदर्भ से ही चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने क्या दावा कर दिया है आज इस वोटिंग के दौरान अपनी जीत को लेकर और खासकर विदर्भ की 62 सीटों को लेकर, वो जरा सुनवा देते हैं। महाराष्ट्र में लोगों ने तय कर लिया है और जो वोटों का रुझान जो आ रहा है और हमारे तरफ जो मैसेज आ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र से, वो महाविकास आघाड़ी के ही आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के भी मतदार संघ में जो वोट जो गिर रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में गिर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के हारने की बात कर रहा था, तो वो सच भी निकल सकती है, ऐसी परिस्थिति आज है। और इसलिए विदर्भ में कम से कम 45 से 50 के बीच में महाविकास आघाड़ी की सीटें चुन के आएंगी, ये स्थिति आज है। देखिए, आंकड़ों की बात करेंगे अगर आप विदर्भ की, तो 2014 में 44 सीटें इस रीजन से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन 2019 में बीजेपी को नुकसान हुआ। 29 सीटें बीजेपी विधानसभा सीटों में सिर्फ जीत पाई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में पिक्चर बिल्कुल उलट हो गई। इस विदर्भ रीजन में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। 5 सीट पर कांग्रेस यहां से जीती, कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। इसलिए विदर्भ का यह रीजन काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, काफी कह सकते हैं आप शिफ्टिंग वाला भी हो सकता है। अब अभिलाष जी, विदर्भ की जब चर्चा करती हूं तो विदर्भ कई तरीके से हमें समझ में आता है, किसानों के लिहाज से भी समझ में आता है, 2024 के रिजल्ट्स के हिसाब से भी समझ में आता है। लेकिन जो नाना पटोले कोट कर रहे हैं, ये 35 से 40 का आंकड़ा या 45 से 50 का आंकड़ा कुल 62 सीटों में से, क्या इतना संभव है? कांग्रेस विदर्भ में इतना अच्छा कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस महाराष्ट्र में कई सालों से सरकार से बाहर है और विदर्भ उनका ट्रेडिशनल जिसको कहते हैं पॉकेट बरो रहा है, इसलिए उसके आधार पर ये इसको कहते हैं प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने लोकसभा में जो सीटें जीती थी
उसमें और इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फर्क ये है कि लोकसभा में हमारे यहाँ का जो वोटर है वो काफी होशियार हो गया है। वो लोकसभा में अलग तरीके से वोटिंग करता है, विधानसभा में अलग तरीके से करता है। तो उस हिसाब से यदि हम विदर्भ में देखें तो मुझे नहीं लगता है कि जो नाना पटोले कह रहे हैं इतनी सीट वो जीत पाएंगे। मतलब 50 सीटें यदि जीतता है 62 में से तो बहुत बड़ा नंबर मिलता है उनको। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से बात कर रही है 180 सीटों की, वो नहीं भी मिलती है तो भी उसको एक एज मिल सकती है। क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है वो विदर्भ में आपने देखा होगा, किसानों की आत्महत्या है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुई। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी, वो देश में कहीं पर भी नहीं हुई है। तो किसानों की जो दिक्कतें हैं वो वैसी की वैसी है महाराष्ट्र में। अब ये देखना यह है कि जो लाड़की बहन योजना जो मध्य प्रदेश से, आसाम से मध्य प्रदेश में आई और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में आ गए, उसके जो अलग अलग तरीके के जो पैसे देने की बात हो रही है 1500 रुपए से 2100 और 3000 तक, उसमें कितनी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के इस अलायंस को या फिर यूपीटी कांग्रेस और एनसीपी के अलायंस को वोट देती है, ये देखना मेरे हिसाब से बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग भारतीय जनता पार्टी हार गई थी 2023 में, लेकिन 163 सीट जीतकर उसने एक बड़ा गेम चेंजर योजना साबित हुई थी। और यही योजना ठीक चुनावों से पहले महाराष्ट्र में भी इसका भी ऐलान किया गया। इसका क्या असर पड़ेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जब हम विदर्भ की अविनाश जी चर्चा करते हैं तो विदर्भ इस वजह से भी चर्चा में रहता है क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय भी विदर्भ में है, बड़े चेहरे नितिन गडकरी भी विदर्भ से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी विदर्भ से आते हैं, नाना पटोले भी विदर्भ से आते हैं। जो हमने रिजल्ट्स देखे अविनाश जी हम 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन रिजल्ट्स के बाद क्या सीखा भारतीय जनता पार्टी ने, क्या बदला आरएसएस और बीजेपी के समन्वय में? देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी बात सामने उभर कर अभिलाष जी आपसे नहीं, अविनाश जी से सवाल था सर, लौटूंगी आपके पास। अविनाश जी पहले तो सबको नमस्ते। इस पर आनंद प्रकट करता हूं कि इंडिया टीवी पर मैं पहली बार आया हूं, इसलिए इंडिया टीवी को भी सारी शुभकामनाएं भी प्रकट करता हूं। और आप जब बोल रही थी तो मुझे भी 2 बार लगा कि पता नहीं आपने अभिलाष जी कहा या अविनाश जी कहा, इसलिए वो भी उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। पहले तो मैं 2 बातें थोड़े में कहना चाहूंगा। आपकी बात अभी फिलहाल विदर्भ के बारे में जारी है। पूरे दिन भर मैं ट्रैक कर रहा हूं वोटिंग किस तरह से चल रहा है। तो अभी 5 ही बज रहे हैं शाम के, लेकिन ऐसा लगता है कि वोटिंग बढ़ रहा है, वोटिंग ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब होगा कि अब वो जो लोकसभा की तुलना में अगर वोटिंग ज्यादा हो रहा है तो उसकी दिशा क्या रहेगी, ये एक विचार करने का विषय रहेगा। उस पर भी मेरे अपने कुछ रहेंगे दृष्टिकोण, लेकिन अगर वो बात चली तो मैं उस पर कहूंगा। अभी हम जो विदर्भ की चर्चा कर रहे हैं तो लोकसभा के वक्त बीजेपी का जो कोर वोटर जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से नाराज था, और सच्चाई यह है कि वो निकला नहीं घर से तब। लेकिन अब बीच में अगर कुछ सीखना भी है लोकसभा से तो हो सकता है कि संघ बीजेपी के बीच में जो अनबन बनी थी वो दूर हुई है, कार्यरत हुआ है संघ भी। तो विदर्भ का चित्र अलग से निकल आएगा। अभी जो विदर्भ में युति को मिलेगी बढ़त, ये मेरा जजमेंट है।